आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। हमें शहर में पता नहीं चलता, पर चांद की रोशनी रात के अंधेरे में काफ़ी होती है हम इंसानों के लिए। पूर्णिमा की रात थी और जंगल के शुरुआती हिस्सा इतना घना नहीं था, जिस वजह से पर्याप्त रोशनी आ रही थी और मुझे टॉर्च की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले के 20 मिनट ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया जंगल घना होता गया और ठंड बढ़ने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुझे अपना जैकेट और टॉर्च निकालना ही पड़ा। साथ मुझे एहसास होने लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मुझे लगा कि अब मेरा दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। असल में अंधेरे में हर इंसान को ऐसा ही लगता है कि उन्हें कोई ना कोई देख रहा है। पर अब जो होने लगा मेरे साथ वो कुछ अजीब था। मुझे अजीब सा डर लगने लगा। कड़ाके की ठंड लग रही थी, पर फिर भी पसीना आ रहा था। मुझे लगा कि शायद ये उस जहरीली फफूंद का असर है जिसके बीज हवा में फैले हुए हैं। इसलिए मैंने मास्क पहन लिया ताकि मुझ पर फफूंद का असर ना हो, पर शायद देर हो गई थी। अब मुझे कदमों की आवाज़ भी सुनाई देने लगी थी। मैंने सोचा कि अब यहाँ से निकलना ही सही होगा। फफूंद का काफ़ी असर हो गया है। मैंने नक्शा देखा तो जंगल का निकास द्वार करीब आधा घंटा दूर था, तो मैं चलता गया। मैंने असल में जंगल का सबसे छोटा रास्ता चुना था, क्योंकि ये पहली बार था और मुझे इसका अनुभव लेना था। अगली बार तो मेरा विचार जंगल में बिताने बिताने का था। अब मैं आगे बढ़ा और मुझे अपनी बाईं ओर से कुछ आवाज़ आई, तो मैंने वहाँ टॉर्च मारा तो एक 7-8 साल का बच्चा दिखा। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इतना छोटा बच्चा इतनी रात गए अकेले यहाँ कर क्या रहा है। मैंने सुना था कि आजकल कई लुटेरे रात को सुनसान रास्तों पर ऐसे ही बच्चे रख देते हैं, और जब कोई मुसाफिर उस बच्चे के करीब जाता है तो वो बच्चे मुसाफिर को कुछ नशीले पदार्थ सुंघा देते हैं और फिर लुटेरे उस मुसाफिर को लूट लेते हैं। इसलिए मैं सतर्कता के साथ अच्छी दूरी से उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, पर वो बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा था। इसलिए मैं आगे बढ़ गया, पर तभी उसके मुंह से आवाज़ निकली। वो क्या था और क्या बोला मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैंने अपनी नज़र उस पर घुमाई। उस बच्चे की आंखें पूरी तरह लाल थी। न केवल उसकी पुतलियां बल्कि पूरी आंखें लाल थी। और तभी वो बच्चा मेरी ओर लपका। मैं तेजी से दौड़ा। वो बच्चा क्या था ये विचार मेरे मन में नहीं आया। मुझे तो बस उस बच्चे से खतरा महसूस हुआ और मुझे अपनी जान बचानी थी। मैंने नक्शे में देखा तो पाया कि मैं निकास के करीब हूँ। मैं दौड़ता रहा और मैं पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर मुझे उस चीज़ के दौड़ने की आवाज़ साफ साफ आ रही थी। काफ़ी देर तक जब निकास नहीं दिखा तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, और मैंने पाया कि मैं उसी जगह पर गोल गोल चक्कर काट रहा हूँ। अब मेरा डर काफ़ी बढ़ गया था। साथ ही मुझ में और ताकत नहीं बची थी और भाग पाने की। मैंने उम्मीद खो दी थी और मुझे लगा कि कुछ ही पलों में मैं थक कर गिर जाऊंगा और ये चीज़, ये बच्चा या जो कुछ भी है, ये मुझे मार डालेगा। बस तभी मेरे पैरों ने जवाब दे दिया और मैं गिर पड़ा। गिरते समय बस पहली और आखिरी बार मैंने भगवान को याद किया। तभी मुझे अपनी दाईं ओर से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, उठो, अगर तुम्हें बचना है तो मेरी तरफ भागो।
मुझे उस दिशा में एक बुजुर्ग आदमी जो करीब 60-70 साल के होंगे वो वहाँ खड़े दिखे। मुझे लगा कि शायद ये भी इस जंगल का कोई छलावा है, पर फिर भी मैंने उन बुजुर्ग का कहा मानने की सोची। अगर ये भी छलावा ही है तो क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ भी मरना ही है और वहाँ भी। मैंने अपनी पूरी ताकत समेटी और दौड़ पड़ा उस बुजुर्ग की ओर। और फिर मैंने पाया कि मैं जंगल से बाहर निकल चुका हूँ और सूरज भी निकलने ही वाला था। मैं हैरान था कि आखिर ये क्या हुआ। साथ ही मैंने उस बुजुर्ग को काफ़ी ढूंढा, पर वो वहाँ कहीं भी नहीं दिखे। शायद वो कोई नेक रूह थे जो भटके हुए मुसाफिरों को उस मायावी जंगल से निकालते हैं। अगले दिन है मैं कमल राम के साथ गया और मैंने उस नेक रूह को समर्पित छोटे से मंदिर पर भेंट चढ़ाई, मेरी जान बचाने के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक दिन की बात है, उस कैदी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उसने कत्ल किया था, एक बड़ा ही भयानक सा। वो एक हत्यारा था, इसलिए उसने अपनी सजा के साथ ही उसकी कीमत चुकाई थी। उकसावे में आकर शराब के नशे में ही उसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया था, पर उसकी आंखों में इस बात का बिल्कुल भी कोई गुमान नहीं था। अब कत्ल की वजह से ही उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। उसे काला पानी की सजा मिली थी और ले जाना था सुबह। इसलिए उसने उसके पुराने जेल से निकलकर उस अलग जगह ले जाकर डाल दिया गया जहां पर हर उस शख्स को ले जाकर रखा जाता है। एक दिन पहले जिसे काला पानी की सजा सुनाई गई हो, वो भी एक जेल ही था, पर उस पूरे जेल में वो अकेला था। बाहर एक कांस्टेबल को रख दिया गया था उसकी देख रेख करने के लिए। रात के समय जूतों के चलने की आवाज़ उस जेल में आने लगी तो वो कैदी सतर्क होकर बाहर देखने लगा। बाहर से वो कांस्टेबल आ रहा था जिसे उसके देख रेख के लिए रखा गया था। वो कांस्टेबल आकर उसके सामने खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक प्लेट पर खाना था जो उस कैदी के लिए लाया गया था। उसने बाहर लगे ताले जो दरवाजे में थे उसे खोलकर उस कैदी की तरफ उस कांस्टेबल ने ज़मीन से खिसक कर उसकी तरफ खाना पहुंचाया और फिर तुरंत ही ताले को जड़ दिया उस जेल में और वहां से बाहर चला गया। अपनी जगह से वो उठा कैदी और फिर उस खाने की प्लेट को उठाकर अपने पास रखा और खाना शुरू किया। 2 निवाले उसने अपने मुंह में डाले ही थे खाने के लिए कि तीसरी खाने के लिए डाल ही रहा था कि उसकी नज़र सामने दीवार पर पड़ी और वो उसे गौर से देखने लगा, क्योंकि उस दीवार में देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे 2 आंखें उसे घूर रही हों। उसने गौर से देखा कि कहीं ये कोई वहम तो नहीं, और फिर अचानक से ऐसा लगा कि जैसे उन आँखों ने पलकें झपकी हों। इस बात से आश्चर्य हुआ कि दीवार की तो आंखें नहीं होती, तो फिर ये क्या है। उसने उठकर उस आँख की सच्चाई जानने के लिए उसके पास जाने का तय किया और उठा अपनी जगह से और चलता हुआ उस दीवार के पास पहुंचा। वो ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि वो आंखें ही थी दीवार पर। ये क्या था वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अब तो वो अंदर से बिल्कुल अकेला हो चुका था और अकेले ही उस जेल में बंद था, तो किससे कुछ कहता इससे पहले कि वो समझता कि आखिर ये चीज़ है क्या। उसी समय उस आँखों के चारों तरफ से एक घेरा बनने लगा। देखते ही देखते वो एक इंसान जैसा दिखने लगा,
जैसे उस दीवार पर किसी इंसान का चित्र अंकित हो। खून सूखने लगे शरीर के अंदर ही ये दृश्य देखकर उसके, और फिर वो एक इंसानी प्रतिबिंब जैसा बना और देखते ही देखते एक इंसानी शरीर में बदल गया। देखते ही सामने उस आदमी को दीवार से निकलते हुए उस कैदी के मुंह से एक जोरदार चीख निकल आई, और फिर वो बुरी तरह से भयभीत हो उठा। और फिर उसके बाद वो मानव शरीर अपने आप किसी दानव जैसा दिखने लगा। उसके बड़े बड़े दांत निकल आए, उसकी दोनों आंखें खून से नहाई हुई दिख रहे थे। उसके हाथों के पंजे बढ़कर अपने आकार से कुछ ज्यादा हो चुके थे। उस दानव को अपने पास देखकर कि इतनी भयानक चीख उस कैदी के मुंह से निकली कि पूरा का पूरा जेल की दीवारें गूंज उठी। वो दानव धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और बहुत पास आ गया। वो कैदी दीवार में पीठ टिकाकर कांप रहा था। उसने उस दानव को अपने जीवन से भीख मांगी, और वो इतना बेरहम था कि उसके गले को दबोचकर ऊपर उठा लिया। अब कैदी का सारा शरीर हवा में लहरा रहा था, सांसें उसकी टूटी जा रहे थे, और कुछ ही पलों में उसका जीवन ने साथ छोड़ दिया। उसके बाद वो दानव फिर से दीवार में चला गया। अचानक इस कैदी की मौत हो जाने की वजह से किसी को भी कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें भी कुछ खास मिला नहीं। परिणाम ये आया कि उसका दम घुटने की वजह से मौत हुई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। आज करीब 12 सालों के बाद सोहन अपने गांव जा रहा था। रास्ते भर वो बस यही सोचता रहा कि गांव कितना बदल चुका होगा इतने सालों में। इतने सालों में कितने लोग बदल चुके होंगे, सबके चेहरे बदल गए होंगे। पता नहीं वो सोहन को पहचान भी पाएंगे या नहीं। सोहन शहर में रहने वाला एक ऑफिस का लड़का था। ऑफिस का लड़का यानी कि बस ऑफिस का काम और यहाँ वहाँ की कोई बात नहीं। बिल्कुल सीधा साधा अपने काम से काम रखने वाला लड़का। वो आज करीब 12 सालों के बाद अपने गांव जा रहा था, उसके दादाजी और दादी से मिलने। चाचा जी भी उसे बहुत प्यार करते थे। आज से करीब 12 साल पहले वो उन लोगों से मिला था। पता नहीं वो लोग उसे इस हालत में देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे, बस यही सोचकर वो खुश हो रहा था और जल्दी से जल्दी अपने गांव पहुंच जाना चाहता था। ट्रेन रेंगती हुई धीमी रफ्तार में पटरियों पर आगे बढ़े जा रही थी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था, मगर सोहन का स्टेशन तो अभी दूर था। ये सोचकर वो निश्चिंत होकर सीट पर सिर टिकाकर बैठ गया और आराम से खिड़की से आ रही ठंडी हवाओं का मज़ा लेने लगा। बोगी में उसके अलावा बस 1 या 2 लोग ही रहे होंगे, क्योंकि वक्त हो रहा था रात के 11:30 बजे का। हालांकि वो रात गए अपने गांव नहीं जाना चाहता था, मगर उसके पास कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि बस इसी ट्रेन की सीटें खाली थी। बाकी सभी ट्रेनों की सीटें भरी हुई थी, तो यहीं उसे रिजर्वेशन मिल गया। और क्योंकि सफ़र दूर था तो रिजर्वेशन ज़रूरी ही था, इसलिए उसने यही ट्रेन चुना। वो जब तक अपने गांव पहुंचेगा तब तक शायद रात के 1-1:30 बज चुके होंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। सोहन के सोचे हिसाब से वो रात के करीब 1:15 बजे अपने गांव के स्टेशन पर उतरा। रात काफ़ी हो चुकी थी। उस स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं उतरा था। उसने नज़र घुमाकर चारों तरफ देखा। उसके अलावा कोई इंसान तो दूर, एक कुत्ता तलक भी नज़र नहीं आ रहा था।
स्टेशन पर रोशनी भी बहुत कम थी। ट्रेन करीब 1 मिनट ही वहीं पर रुकी होगी और फिर वो भी रेंगती हुई आगे बढ़ गई। अब उस पूरे स्टेशन पर सोहन के अलावा और कोई नहीं था। सोहन बस अकेला वहीं पर खड़ा खड़ा नज़ारों को देखे जा रहा था। तभी सोहन ने अपने मन ही मन में कहा, यार 12 सालों में तो कुछ भी नहीं बदला। ये स्टेशन आज भी रात में उतना ही खाली रहता है जितना 12 साल पहले हुआ करता था। पता नहीं गांव बदला होगा या नहीं। ये सोचकर सोहन वहीं पास ही में एक बेंच पर बैठ गया और थोड़ी देर सांस लेने लगा। उसने नज़र घुमाकर ठीक से देखा तो उसे कुछ भी नहीं दिखा। न कोई इंसान, न कोई चाय की दुकान, यहाँ तक कि पानी का भी वहाँ पर कोई माध्यम नहीं था। उसे प्यास भी बहुत लग रहे थे। उसने सोचा कि इस स्टेशन से पहले बाहर निकले तो हो सकता है शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो कुछ मिलने वाला नहीं। जिसके बाद वो अपना बैग लेकर धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगा। वो स्टेशन से बाहर निकला तो उसका शक बिल्कुल सही निकला। स्टेशन के बाहर भी बिल्कुल वैसा ही सन्नाटा पसरा हुआ था जैसा कि अंदर। उसने मन ही मन सोचा, अब तो यहाँ कोई सवारी मिलने से रही। बस 2 किलोमीटर ही तो जाना है, क्यों ना पैदल ही निकल पड़ूं। वैसे भी मैं इस सुनसान स्टेशन में तो रात नहीं बिताना चाहता, तो पैदल ही निकल पड़ता हूँ। इतना कहकर वो पैदल ही अपना बैग लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते पर उसके अलावा दूर दूर तक और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घनी झाड़ियाँ थी। उसके अलावा ना कोई घर था और ना ही कोई दुकान। सोहन को बहुत प्यास लग रहे थे। उसका पानी का बोतल भी खत्म हो चुका था और पानी का कहीं और कोई जरिया उसे नजर नहीं आ रहा था। वो किसी तरह बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर कोई घर भी दिख जाए तो कम से कम वो पानी मांग कर पी सकेगा। इसी तलाश में वो बस रास्ते पर आगे बढ़े जा रहा था। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें उसे बदली हुई सी नज़र आ रहे थे, इसलिए उसे डर था कि कहीं वो रास्ता ना भटक जाए, क्योंकि वो यहाँ आज से करीब 12 साल पहले आया था और 12 साल में याददाश्त कमज़ोर हो ही जाती है। जिसके बाद वो धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ने लगा। अभी वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सोहन थोड़ा घबरा सा गया, मगर वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो उसके पीछे जो भी है वो सतर्क हो जाता और सोहन ये नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं कोई लुटेरा तो नहीं, इसलिए सोहन बस आराम से चलने की कोशिश कर रहा था और बस किसी तरह अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पीछे से वो कदमों की आवाज़ लगातार सोहन के कानों में आए जा रहे थे, मगर वो एक ही इंसान था। जो कोई भी था वो बस अकेला ही था, मगर सोहन को इस बात का डर था कि अगर उसके पास कोई हथियार हुआ तो। बस इसीलिए वो आगे बढ़ता रहा और पीछे मुड़ने की उसने कोशिश नहीं की। उसने अब अपने चलने की रफ्तार काफ़ी तेज कर दी, मगर वो पीछे जो कोई भी था वो भी सोहन का पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे आए जा रहा था। ये सिलसिला चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि पीछे जो कोई भी है वो सामने आकर सोहन से बात क्यों नहीं करता। यानी कि अगर वो एक लुटेरा है तो सोहन के सामने आकर उसे लूटता क्यों नहीं। बस उसके पीछे पीछे चलना, इसका क्या मतलब हुआ।
सोहन को कहीं ना कहीं अब शक हो रहा था, इसलिए वो एकदम से रुका और उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, मगर उसके पीछे वहां पर कोई नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर पीछे कोई है नहीं तो तब से ये कदमों की आवाज़ कैसे आ रही है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। सोहन का पूरा शरीर एकदम से ठंडा पड़ गया। वो हाथ जिसका भी था बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा था। सोहन एकदम से पीछे मुड़ा, मगर पीछे का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई, क्योंकि पीछे कोई इंसान था ही नहीं, बल्कि बस एक कटा हुआ हाथ था जिसने सोहन के कंधे को पकड़ रखा था। डर के मारे वो छटक कर एकदम से नीचे गिर गया। वो कटा हुआ हाथ अभी भी हवा में तैर रहा था। सोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एक कटा हुआ हाथ इस तरह से हवा में कैसे तैर सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला, अपना सामान लिया और वहां से तेजी से दौड़ लगा दी। भागते भागते वो जैसे तैसे गांव पहुंचा। जिसका भी घर उसे सामने दिखा वो उसी के घर में घुस गया और उन घर वालों को पूरी बात बताई। पूरी रात वो वहीं रुका रहा और अगली सुबह ही वो अपने घर पहुंचा। मगर वो सब क्या था वो आज तक सोहन को समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।